Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss history of English literatures related questions today. Now we discuss questions. तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और एंड फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरोलिन इज कंसर्न विद द रेन ऑफ, यानी जो कैरोलिन एज है इसका संबंध किसके शासन से है? तो ये फ्रेंड्स चार्ल्स के शासन से है, चार्ल्स फर्स्ट के शासन से है। तो फैक्ट देख लेते हैं। चार्ल्स कैरोलिन इज कंसर्न विद द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, यानी कैरोलिन एज का संबंध, यानी कैरोलिन चार्ल्स के शासन से है। द एज ऑफ कैरोलिन इज एन इन ब्रिटिश हिस्ट्री दैट इज नेम फॉर चार्ल्स फर्स्ट। कहने का भाव ये है कि चार्ल्स प्रथम कैरोलिन युग के ब्रिटिश इतिहास का युग है। इट लास्टेड फ्रॉम 1625 टू 1649। इट इज मेड अप 340 schools, metaphysical, cavalier and Puritan. The word Caroline comes from the name चार्ल्स किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी चार्ल्स किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम पर ये कैरोलिन एज रखा गया है। और इसमें जो स्कूल्स थे मेटाफिजिकल और कैवलियर और प्यूरिटन से, जो कि प्यूरिटन से बने हैं। तो फ्रॉम 1625 टू 1649, और ये कैरोलिन शब्द कैरोलिन 1625 से 1649 तक इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के नाम से आया है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर चार्ल्स फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन? व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेनेसा मूवमेंट? तो यानी रेनेसा मूवमेंट का उद्गम, यानी ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ, रेनेसा मूवमेंट कहाँ से ऑरिजिन हुआ? तो पिछली वीडियो में हमने बताया है, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो थ्योरी पढ़ाई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो द प्लेस इसका आंसर, यानी कहाँ से हुआ, ये इटली से। तो कहाँ से ऑरिजिन है? इटली से। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन द रेनेसा मूवमेंट इज इटली ड्यूरिंग 14th century after the end of the Middle Ages and reached its height in 15th century, यानी इसकी हाइट जो है, यानी 15th सेंचुरी में इसकी हाइट, यानी 15th सेंचुरी में इसकी हाइट, यानी ये अपनी हाइट पर पहुंच गया। द रेनेसा स्प्रेड द रेस्ट यूरोप इन 16 and 17 सेंचुरी, यानी 16 और 17 सेंचुरी में ये रेनेसा यानी पूरे शेष यूरोप में फैल गया था। द इंग्लिश रेनेसा एन एरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल। तो ये रेनेसा जो है कल्चरल, यानी संस्कृत पुनरुत्थान, पोएटिक इवोल्यूशन स्टार्टिंग इन
द लेट 15th सेंचुरी। कहने का भाव ये है कि ये 15th सेंचुरी के अंत में शुरू हुआ एंड स्पाइलिंग इनटू द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, और ये 17th सेंचुरी के वर्षों में यानी ये क्रांतिकारी के रूप में फैल गया। स्टैंड्स वाज द अर्ली समिट ऑफ पोइट्री अचीवमेंट, और ये प्रारंभिक में अचीवमेंट यानी प्रारंभिक में इसने अचीवमेंट यानी उपलब्धियां प्राप्त की। प्रारंभिक शिखर पर था यानी कविता की उपलब्धि का एक प्रारंभिक शिखर था। सम रेनेसा ऑदर्स आर यानी जो कुछ रेनेसा लेखक थे जो पुनर्जागरण, रेनेसा कहते हैं फ्रेंड्स पुनर्जागरण को, जो कुछ पुनर्जागरण के लेखक जैसे फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और थॉमस वाइट इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। किस पीरियड को चौसर का युग माना जाता है? तो व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी द मिडिल एज। The Middle Ages, so the option is correct. The Middle Ages is known as the Age of Chaucer, यानी एज ऑफ चौसर के नाम से मिडिल एज को जाना जाता है। द मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 यानी 1066 से 1500 started with the Norman conquest in 1066 and ended with the end of 15th century। कहने का भाव ये है कि ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है फ्रेंड्स, ये 1066 से 1500 यानी 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ शुरू हुआ था और 15th सेंचुरी के अंत के साथ ये फिनिश हुआ यानी समाप्त हुआ। पार्टिकुलरली द पीरियड फ्रॉम 1340 to 1400 इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर, और इसको जो विशेष रूप से 1340 से 1400 तक पीरियड है ये द एज ऑफ चौसर कहा जाता है। इस द ग्रेट पोइट जोफ्री चौसर डोमिनेटेड दिस पीरियड, और इस पीरियड के जो दबदबेदार जिनका दबदबा था वो जोफ्री चौसर थे, यानी ये महान कवि थे। जोफ्री चौसर एक महान कवि थे जो कि इनका दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच चैप्टर ऑफ पोइटिक डज अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude? What will be answer? The answer will be chapter. The answer will be chapter 6. The answer will be C, chapter 6। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन चैप्टर 6 यानी 6th ऑफ पोइटिक एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज, यानी अरिस्टोटल तो यानी चैप्टर 6 में
चैप्टर 6 में पोइटिक्स के चैप्टर 6 में ट्रेजेडी, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एक ऐसी an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, यानी इसको ट्रेजेडी को एक ऐसी क्रिया की नकल जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण की नकल है। थ्रो पिटी, यद्यप पिटी मीन्स दया, एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस, जिसने यानी एक निश्चित प्रमाण की नकल है, यद्यप यानी पिटी एंड फियर यानी भय, पिटी एंड फियर के माध्यम से संभावनाओं यानी इन भावनाओं को इन भावना, इमोशंस मीन्स भावना, इन भावनाओं के उचित शुद्धिकरण को प्रभावित करने वाला भाग। द एम ऑफ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी का जो मुख्य एम था वो अरिस्टोटल राइट्स इज टू ब्रिंग अबाउट कैथारसिस। कहने का भाव ये है कि ट्रेजेडी का मेन उद्देश्य, अरिस्टोटल लिखते हैं कि is to bring about catharsis, the spectators to arouse in them sensations of pity and fear and to purge them of these emotions। so यानी कहने का भाव ये है कि दया और भय की संवेदना पैदा करना, यानी इसका उद्देश्य था, ट्रेजेडी का मेन उद्देश्य था कि दर्शकों की कथारसिस के लिए उनमें पिटी एंड भय की संवेदनाएं, इमोशंस को पैदा करना, और एंड दे लीव द थिएटर फीलिंग क्लींस एंड प्यूरिफाइड। और कहने का भाव ये है कि इन भावनाओं को शुद्ध करना ताकि वे थिएटर को शुद्ध और उत्थान महसूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी 1755, published on 15 April 1755 and written by Samuel Johnson। यानी डॉक्टर जॉनसन ने जो अपना डिक्शनरी यानी शब्दकोश जो पब्लिश किया था वो किस वर्ष में किया था? वो किया था 1755 में, और यानी 15 अप्रैल 1755 में, एंड रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, और जिसे सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया था। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका नाम क्या था? ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज अमोंग द मोस्ट एम्प्लॉयड डिक्शनरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अर्थात प्रभावशाली शब्दकोशों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। यानी अरिस्टोटल के अनुसार यानी कौन सी ट्रेजेडी का घटक नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार यानी डायलॉग, द आंसर विल बी
डायलॉग, तो डायलॉग ये ट्रेजेडी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी हैज, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल यानी अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी हैज़ 6 मेन एलिमेंट्स। अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स यानी ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, म्यूजिक। तो डायलॉग इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी। सेवरल ऑफ अरिस्टोटल मैन पॉइंट्स आर of great value for an understanding of Greek tragic drama, particularly significant in his statement that plot is the most important element of tragedy. So the answer will be D, यानी answer will be dialogue. Next question. डायलॉग इज नॉट यानी डायलॉग जो ट्रेजेडी का घटक नहीं है, ट्रेजेडी का कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा की समझ के लिए अरिस्टो के कई मुख्य बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके इस कथन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कथानक यानी प्लॉट ट्रेजेडी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी प्लॉट ट्रेजेडी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज हैरोल्ड पिंटर अवार्डेड द नोबेल प्राइज? तो आंसर इसका क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स आंसर 2005 यानी 2005 जो इन विच ईयर वाज हैरोल्ड पिंटर अवार्डेड यानी नोबेल प्राइज से कब पिंटर को नवाजा गया यानी कब दिया गया। तो हैरोल्ड पिंटर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था, यानी हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2005 यानी 2005 में हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो हैरोल्ड पिंटर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए इन्हें 2005 में नोबेल प्राइज दिया गया। ही यूज द ओकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस स्पीच अटैक द यूएस इन्वर्सन ऑफ इराक। तो इन्होंने इराक पर अमेरिकी आक्रमण पर हमला करने के लिए स्वीकृत भाषण के अवसर का इस्तेमाल किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड? यानी साहित्य अकादमी अवार्ड से प्रथम भारतीय इंग्लिश जो ड्रामा प्ले राइट हैं यानी जो नाटककार कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो महेश दत्तानी। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। महेश दत्तानी वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। हिज पॉपुलर प्लेस यानी उनके पॉपुलर प्लेस कौन थे, कौन कौन से हैं? वेयर देयर से विल 19
88, The Big Fat City 2012, Final Solution, Dance Like a Man 1989, Dance Like a Man has won the award for the best picture in English by National Panorama in 1998. So the option C is correct. Next question is, which of these poets wrote a poem that served to inspire W.B. Yeats to write his one poem, When You Are Old? What will be answer? The answer will be Perry de Ronsard. Perry de Ronsard. So the option B is correct. Perry de Ronsard या Pierre de Ronsard poet wrote a poem, यानी पियरे डी रॉन्सर्ड ने एक कविता लिखी that जो served to inspire W. Yeats to write, जिसने W. Yeats को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी अपनी कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, When You Are Old. पेरी When You Are Old खुद की कविता When You Are Old लिखने के लिए प्रेरित किया. पियरे डी रॉन्सर्ड was a French poet. पियर डी रॉन्सर्ड फ्रांसीसी पोइट थे, and as his one generation in France called him a prince of poets. और उन्हें वहाँ की जनरेशन जो है उन्होंने प्रिंस ऑफ पोइट्स के नाम से पुकारती थी. मेजर थीम इन यानी फ्रांस में उनकी अपनी पीढ़ी के रूप में उन्हें द प्रिंस यानी ए प्रिंस ऑफ पोइट्स कहा जाता था. और When You Are Old में When You Are Old are love, rejection and time. It is bittersweet poem that reveals the complexities of love. It means When You Are Old में प्रमुख विषय प्रेम, अस्वीकृत और समय है. प्रेम की पेचीदगियों को बयां करने के लिए ये एक कड़वी कविता है, मीठी और कड़वी कविता है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Given below are the two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. यानी नीचे दो कथन दिए गए हैं. ए को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है. असर्शन यानी अवकथन. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव फोकस ऑन द indeterminate and unstable nature of textuality and subjectively. रीजन क्या है? रीजन देख लेते हैं. रीजन आर पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव एक्ट्स regard narratives and character as tentative representation of writing and identity. इसको हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं. तो कहने का भाव ये है
कि असर्शन देख लेते हैं, यहाँ तक तो हमें बता ही दिया। तो यानी गिव बिलो टू स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए गए जो दो कथन दिए गए हैं उनको अवकथन ए और बी यानी दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। और जिसमें स्टेटमेंट देखते हैं, अवकथन को देखते हैं, असर्शन को देखते हैं। तो असर्शन में क्या बताया गया है कि उत्तर आधुनिक कथाओं की पाठचर्या और विषय परकता के अनिश्चित और स्थिर प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है, फर्स्ट का ये। और सेकंड का ये कहना भाव ये हुआ कि रीजन यानी पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव एक्ट्स रिगार्ड नैरेटिव्स, यानी उत्तर आधुनिक कथात्मक कार्य कथाओं और पत्रों को लेखन और पहचान अनिश्चित के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। तो इन लाइट द एबव स्टेटमेंट, यानी ऊपर के दिए हुए स्टेटमेंट में चूज द करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, यानी नीचे दिए हुए से। तो इसका ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। ए वो assertion A and reason B are both are correct, यानी both A and A are true. R is the correct explanation of A, यानी R जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। इससे डिस्कस कर लेते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन both the given statements are absolutely correct. Second statement is the correct explanation for the first statement, so it's correct. Postmodern narratives focus on the indeterminate and unstable nature, textuality and subjective, because postmodern narratives act regard narrative and characters as tentative representations of writing and identify, so the option is correct आंसर होगा। तो अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या रीज़न जो है इसकी आर सही इसका एक्सप्लेनेशन है। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।